दोस्तों अभी के टाइम पर यूपी में तो छोड़ो पूरे इंडिया और विदेश में ये न्यूज काफी चर्चा में है, जो कि अतीक अहमद, उसके भाई और उसके बेटे की मौत को लेकर चल रही है। जो कि 15 अप्रैल की रात को मीडिया कर्मियों के भेष में आए इन लोगों द्वारा अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है, जो कि उस टाइम पर दोनों पुलिस की कस्टडी में मौजूद थे और जिसको लेकर काफी लोगों में गर्मा गर्मी का माहौल भी बना हुआ है, जिसको लेकर कुछ लोग और कुछ पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि इस मर्डर के पीछे पुलिस की मिलीभगत है। तो क्या सच में ही इस मर्डर के पीछे पुलिस का हाथ है? और कब अतीक अहमद ने एक माफिया की ही हत्या करके खुद इस जुर्म की दुनिया में कदम रखा था? तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। इसके लिए हमें जाना होगा 70 के दशक में, जब प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और उस समय प्रयागराज में काफी डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहे थे, जैसे नए कॉलेज और नए नए उद्योग और काफी नए नए शराब के ठेके भी खुल रहे थे, जिसको देखकर नए लड़कों को अमीर बनने का चस्का उठता है, जो कि उस समय इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जैसे हत्या, अपहरण, चोरी, ये सब उसमें शामिल थे। और उसी समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में एक लड़का रहता था जो कि हाई स्कूल फेल था और जिसके पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे, जिनका नाम फिरोज था। बात करते हैं उस समय की, जब पहली बार 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगा और दूसरी तरफ वहीं शहर में लोगों में चांद बाबा नाम के एक व्यक्ति का बहुत खौफ था, जिसके कारण पुलिस भी चौक और जगहों पर जाने से हिचकिचाया करती थी। और 21 से 22 साल की उम्र में ही अतीक अहमद का नाम जुर्म की दुनिया में काफी उभर कर आने लगा, जिसको कहीं न कहीं कुछ पुलिस वाले और नेताओं का साथ भी मिल रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस वाले भी चांद बाबा के खौफ को लोगों के बीच से खत्म करना चाह रहे थे और पुलिस ने भी इस रास्ते से हटकर चांद बाबा के खिलाफ अतीक अहमद को आगे बढ़ने देने का रास्ता अपनाया, जो कि अतीक अहमद आगे चलकर पुलिस की नाक में दम करने वाला था। और साल 1986 के करीब चकिया के इस गैंग का खौफ पुलिस और लोगों के बीच में चांद बाबा से भी ज्यादा होने लगा, जिन्होंने इस गैंग को शुरुआत में कुछ ढील दे दी थी। और जिसके बाद पुलिस एक दिन अचानक अतीक अहमद को उठाकर ले जाती है, जिसको किसी की भनक तक नहीं थी। लोगों को लगने लगा कि अतीक अहमद का अब खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी अतीक अहमद को सत्तारूढ़ सांसद का साथ मिला। इधर उधर खूब फोन घुमाया जाता है और अतीक अहमद को छोड़ दिया जाता है। और आया 1989 का साल, जब विधानसभा के इलेक्शन आए। इसमें अतीक अहमद पश्चिमी इलाहाबाद से निर्दलीय पर्चा भरता है और जिसके दूसरी तरफ टक्कर में थे चांद बाबा। लेकिन अतीक अहमद को लोगों की सहानुभूति मिली और वो चुनाव जीत जाता है और चुनाव के रिजल्ट से पहले ही चांद बाबा की हत्या कर दी जाती है और जिसके बाद चांद बाबा का पूरा गैंग सफाया कर दिया जाता है। जिसके बाद पश्चिमी इलाहाबाद में अतीक अहमद का खौफ लोगों के दिलों पर इस कदर फैल गया था कि लोग खुद ही टिकट लेने से मना करने लगे थे। जिसके बाद अतीक अहमद ने 1991 और 1993 में भी लगातार चुनाव जीते। 1996 में सपा की तरफ से अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। 1999 में अपना दल की तरफ से प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा पर जीत नहीं पाया। और फिर 2002 में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अपना दल की तरफ से चुनाव लड़ा और 5वीं बार फिर जीत हासिल की। एक सिर्फ चकिया तक सीमित नहीं रहना चाहता था, जिसके चलते वो अपने कारोबार और आतंक को तेजी से बढ़ावा देने लगा। और फिर 2003 में यूपी में मुलायम सिंह की सरकार बनते ही अतीक की सपा में वापसी हो जाती है और 2004 में लोकसभा चुनाव में वह फूलपुर से चुनाव लड़ता है और संसद तक पहुंच जाता है। जिसके बाद पश्चिमी इलाहाबाद की अतीक की सीट खाली हो जाती है। मौका देखकर अतीक अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारता है, लेकिन अफसोस अतीक का भाई अशरफ जीत नहीं पाता और उस सीट पर 4000 वोट से जीतकर राजूपाल बसपा की तरफ से विधायक बनते हैं, जो कि यह बात अतीक अहमद को बिल्कुल नहीं जमती। जिसके बाद राजूपाल पर हमले शुरू करवा दिए जाते हैं और आखिर में 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की भरी पब्लिक में 19 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी मर्डर का गवाह था उमेश पाल। अतीक अहमद के ऊपर गवाहों के अपहरण का भी आरोप था। खुद उमेश पाल ने पहले अतीक के समर्थन में गवाही दी थी, जिसके बाद आरोप लगाया गया था कि पहले अपहरण किया और गवाही को बदलवाया गया और जिसके चलते 27 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होने से पहले ही पूरी प्लानिंग के साथ 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करवा दी जाती है और जिस हत्या में अतीक का बेटा असद भी शामिल था। उमेश पाल की सुरक्षा के लिए 2 गनर भी रखे हुए थे, जिसमें से एक की मौत वहीं पर मुठभेड़ में हो जाती है और दूसरे का इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था। अगले ही दिन उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने केस दर्ज कराया, जिसमें अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाहिस्ता परवीन और अतीक के 2 बेटे, उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और कुल मिलाकर 9 लोगों पर केस दर्ज करवाया था और जिसमें से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले उमेश पाल हत्याकांड के 3 दिन बाद ही 27 फरवरी को अतीक के करीबी अरबाज की एनकाउंटर में मौत हो जाती है, जिस पर आरोप था कि उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुई कार क्रेटा को वो ही चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने 6 मार्च को विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में मार गिराया, जिसमें पुलिस की तरफ से बताया गया कि सबसे पहले गोली उमेश पाल को उस्मान चौधरी ने ही मारी थी। फिर 13 अप्रैल को पुलिस ने झांसी में अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम का एनकाउंटर कर दिया और अब 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई अशरफ को जब पुलिस देर रात उनका मेडिकल कराकर हॉस्पिटल से ला रही थी, तो तभी अचानक 3 संदिग्ध लोगों ने मीडिया के भेष में आकर उन
दोनों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद तीनों ने सरेंडर भी कर दिया और अब इनको कोर्ट की तरफ से 14 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है। आखिर पता तो चले इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। वैसे गाइज इस पर आप क्या सोचते हो, कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।